नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से सीखना है विद हेल्प ऑफ डायग्राम एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। तो पिछले लेक्चर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेरियस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोफाइसिस। तो आपको याद आता रहेगा जब भी मैंने ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। ब्रेन का जो फोरब्रेन का एक पार्ट है डायनसेफेलॉन, और ये डायनसेफेलॉन का जो फ्लोर है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास एक स्टॉक होता है इन्फंडिबुलम जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। देखो, इट इज अ पी साइज मटर के शेप का छोटा सा एक ग्लैंड है, ग्रे कलर्ड का ग्लैंड। तो उसको पहले मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते थे, फॉर्मरली मतलब पहले तो उसको बोलते थे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो अभी हम लोग उसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते बिकॉज हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको पता है हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। सो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल। तो हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेटेड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस को ये अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिबुलम, आपको दिख रहा है ये डायग्राम में, इनफंडिबुलम या फिर उसको बोलते हैं हाइपोफिशियल स्टॉक। अगर आपने देखा ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में फंसा हुआ है या फिर बोनी कैविटी में जाके बैठा हुआ है। तो ये जो बोनी कैविटी है उसको बोलते हैं सेला टर्किका। सेला टर्किका जो है, जो डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन किधर है, कौन से बोन में है, स्पिनॉइड बोन में। तो आपको पता है आपका जो क्रेनियम है, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, ये टोटल 8 बोन से बना है। उसमें से एक जो बोन है उसका नाम है स्पिनॉइड। और ये स्पिनॉइड देखो यहाँ पे स्पिनॉइड में डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन को बोलते हैं हाइपोफिशियल फॉसा। और उसके अंदर क्या है, देयर इज सेला टर्की का। तो ये सेला टर्की का क्या है, बोनी डिप्रेशन है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर प्रोटेक्टेड है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, as well as some part of it is also developed from the रूफ ऑफ द बकल कैविटी। वो कैसे डेवलप होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने देखा उसका दो पार्ट है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एंटेरियर लोब जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर लोब जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो हमेशा याद रखो, एंटेरियर लोब इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस इज अनदर नेम फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टेरियर लोब आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड बिकॉज बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस है, ये कौन कंट्रोल करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा। तो ऑफ कोर्स आज हम लोग हार्मोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं कैसे डेवलप होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो क्या है, डेवलपमेंट एंड कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस, मतलब वो हाइपोथैलेमस के साथ भी कैसे कनेक्ट रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पता चलेगा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जैक्टली डेवलप कैसे होता है। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने देखा इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो आपका बक्कल कैविटी है, ओके, बक्कल कैविटी का जो रूफ मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो एम्ब्रियोनिक बकल कैविटी में यहाँ पे देखो एक पाउच जैसे कुछ बाहर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये पाउच को बोलते हैं रैटकेज पाउच। सो ये रैटकेज पाउच डेवलप किधर होता है, फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कैविटी। मतलब आपका ओरल कैविटी है या फिर बकल कैविटी है, उसका जो रूफ है उसमें से एक आउटग्रोथ ग्रो हो रहा है, आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। और ये आउटग्रोथ को बोलते हैं रैटकेज पाउच।
ये रैटकेज पाउच क्या करेगा, टूवर्ड द ब्रेन ग्रो करना स्टार्ट करेगा। दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में, देखो बी में ये डेवलप हो रहा है टूवर्ड्स द ब्रेन। तो जैसे ये रैटकेज पाउच ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे देखो ब्रेन का एक पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनफंडिबुलम भी डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद में इसका जो कनेक्शन है, दिख रहा है सी डायग्राम देखो, ये जो कनेक्शन है विथ बकल कैविटी, ये कनेक्शन क्या होगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लॉस्ट हो जाएगा। और ये जो लॉस्ट पोर्शन है रैटकेज पाउच का, वो जाके बनाएगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस। तो आपको समझ में आया ये एडिनोहाइपोफाइसिस कैसे डेवलप होता है। साइमल्टेनियसली आपको दिख रहा है ये इनफंडिबुलम भी नीचे जाके डेवलप करेगा, और ये फॉर्म कर रहा है पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा किसका पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो येलो कलर का है या फिर क्रीम कलर का जो दिख रहा है, दैट इज अ पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको ये दिख रहा है द रेडिश वन इज एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, तो पहले क्या होगा, एम्ब्रियोनिक बकल कैविटी का रूफ है, उसमें से एक पाउच ग्रो होगा, उसको बोलते हैं रैटकेज पाउच। ये रैटकेज पाउच किधर ग्रो होगा, टूवर्ड्स द ब्रेन। ब्रेन के जैसे कांटेक्ट में होगा आएगा, ये क्या होगा, बकल कैविटी से सेपरेट हो जाएगा, और ये जाके क्या फॉर्म करेगा, पार्स डिस्टालिस एंड एडिनोहाइपोफाइसिस। पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस, दे आर द पार्ट ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। इवन पार्स इंटरमीडिया, ये पार्स नर्वोसा दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस कैसे डेवलप होता है, देखो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस नीचे की तरफ ग्रो होता है और रैटकेज पाउच ऊपर की तरफ ग्रो होगा, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस, डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है थ्रू द एक्सॉन फाइबर, मतलब जो न्यूरॉन्स है उसका एक्सॉन से ये क्या है, कनेक्टेड है। और ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोफाइसिस। तो ये स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डेवलपमेंट कैसे होता है। ये देखो ये डायग्राम जब भी आप देखोगे ना, तो आपको इजीली समझेगा, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में सब डायग्राम नहीं दिए उन्होंने। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे और एक पार्ट, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अब ये हाइपोफिशियल पोर्टल पोर्टल सिस्टम को बोलते हैं एचपीएस। अभी पोर्टल सिस्टम होता क्या है बेसिकली, कभी कभी जो ब्लड है, ये ब्लड हार्ट के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा, तो इट इज गोइंग टू गो वाया अनदर ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सपोज ए दिस इज वन ऑर्गन, ओके, दिस इज आई विल जस्ट राइट डाउन O1, ये है दूसरा ऑर्गन, तो दिस इज कॉल्ड एज O2, ऑर्गन 2। और उसमें से ये जो ब्लड जा रहा है, ये जा रहा है हार्ट के पास। सपोज इमेजिन करो ये हार्ट है, दिस इज हार्ट, ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, ये O1 से डायरेक्टली हार्ट के पास ब्लड जा सकता है, लेकिन वो जाएगा नहीं, वो किधर जाएगा, ऑर्गन 2 के पास जाएगा, वहां पे जाके स्प्लिट होगा, ओके, कैपिलरीज फॉर्म करेगा, फिर से ये क्या करेगा, दीज कैपिलरीज आर गोइंग टू ज्वाइन, और ये बाद में ये ब्लड लेके जाएगा हार्ट के पास। तो ये जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है, ओके, बिटवीन द हार्ट एंड इंटरमीडिएट ऑर्गन, उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, दिस इज बिकम पोर्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, ये पोर्टल वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ये ब्लड कलेक्ट करेगा एंड ओपन इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये ब्लड है, ये ब्लड किधर जाके ओपन हो रहा है, दिख रहा है ब्लू कलर का ब्लड, मतलब दैट इज विच ब्लड, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और ये देखो हाइपोथैलेमस से ये ब्लड जो आ रहा है, वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ओके। वैसे ही है यहाँ पे, अगर आपने देखा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यार इंटरकनेक्टेड, दिख रहा है यहाँ पे भी देखो हाइपोफिशियल आर्टरी जो एक आ रहा है, जो पार्स नर्वोसा के पास है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो ब्लड है डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से हार्ट के पास नहीं जाएगा, ये पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में कैपिलरीज फॉर्म करेगा, उसमें से यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, हॉर्मोन्स भी कलेक्ट कर रहा है, और ये हॉर्मोन्स लेके आ रहा है कलेक्टिंग वेन के पास। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लड वेसल पे बहुत सारे छोटा छोटा कलर स्ट्रक्चर बनाए उन्होंने, रेक्टेंगल है या फिर ट्रायंगल है। तो ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर है, दीज आर नथिंग बट डिफरेंट हार्मोन। तो ये डिफरेंट हार्मोन है,
एडिनो हाइपोफाइसिस से होने दो या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस से होने दो, ये कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। एंड ये फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड द वेन फाइनली कैरीज ब्लड टू द सुपीरियर वेना केवा। मतलब ये जो कलेक्टिंग वेन है वो किधर जाएगा, सुपीरियर वेना केवा के पास जाएगा, और ये सुपीरियर वेना केवा से ब्लड जाएगा आपके हार्ट में। तो इसको बोलते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक लोब के बारे में। तो पहले हम लोग बात करेंगे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एंड देन हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो पार्ट है उसके हार्मोन्स के बारे में आज ही डिस्कस करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सबसे लार्जर लोब है, और ये लोब के अंदर क्या है, ये हाईली वैस्कुलर है। हाईली वैस्कुलर मतलब रिचली प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल है। अभी आपको दिख रहा है ये पार्स डिस्टालिस सबसे बड़ा लोब है, दिख रहा है। ये पार्स डिस्टालिस के पास क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सिक्रीटरी एपिथेलॉइड सेल्स है, दिख रहा है यहाँ पे एपिथेलॉइड सिक्रीटरी सेल्स जो है एसिडोफिल, बेसोफिल, क्रोमैटोफोर्स, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पास डिस्टालिस आपको दिख रहा है लोअर मोस्ट लोब है, लार्जर लोब है, जिसके अंदर क्या है, एपिथेलियोइड सिक्रीटरी सेल्स है। दिस एपिथेलियोइड सिक्रीटरी सेल्स के अंदर क्या है, अलग अलग सेल्स है जो सिक्रीट करेंगे वेरियस हार्मोन। और इसके अंदर क्या है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और ये टिश्यू के अंदर क्या है, रेटिकुलम का मीनिंग इज नेटवर्क, याद रखो। तो यहाँ पे जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर ब्लड साइनसेस भी है, या फिर ब्लड साइनोसॉइड, साइनोसॉइड ऑफ द कैविटी, जिसके अंदर क्या है, ब्लड है। तो ये हुआ पास डिस्टालिस के बारे में। तो आपको क्या याद रखना है, पास डिस्टालिस है लोअर मोस्ट लार्जर लोब है, इसके अंदर क्या है, एपिथेलियोइड सिक्रीटरी सेल्स, इसके पास क्या है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसके पास क्या है, ब्लड साइनोसॉइड भी है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब नेटवर्क फॉर्मिंग टिश्यू, ब्लड साइनोसॉइड मतलब कैविटीज विच कंटेन ब्लड। और यहाँ पे ये पहला पार्ट हुआ। उसके अलावा आपने दूसरा पार्ट देखा, यहाँ पे देर इज पार्स इंटरमीडिया, दिख रहा है पार्स इंटरमीडिया। अभी ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये नैरो क्लेफ्ट है, गैप है, किसके बीच में गैप है, पार्स डिस्टालिस तो किसका पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस। आपको यहाँ पे दिख रहा है पार्स नर्वोसा भी दिख रहा है। तो ये पार्स नर्वोसा के और पार्स डिस्टालिस के बीच में जो नैरो गैप है या फिर क्लेफ्ट है उसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो ये दूसरा पार्ट हुआ। उसके बाद में थर्ड पार्ट इज पार्स ट्यूबरालिस। पार्स का मीनिंग इज पार्ट, जिधर जिधर वर्ड आएगा पार्स उसका मतलब क्या है, पार्ट। तो ये जो पार्स ट्यूबरालिस आपको दिख रहा है ये जो है ट्यूबुलर पोर्शन है, दिख रहा है। ये ट्यूबुलर क्या फॉर्म कर रहा है, इनफंडिबुलम के अराउंड देखो कॉलर जैसे कुछ तो फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है। आपका शर्ट का कैसा कॉलर है आपके नेक के अराउंड, वैसे ये इनफंडिबुलम के अराउंड ये दिख रहा है पार्स ट्यूबरालिस कॉलर जैसे कुछ फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज अ ट्यूबुलर रीजन, इट इज जस्ट लाइक अ कॉलर, कॉलर जैसा है जो इनफंडिबुलम के बाजू में है। सपोज इमेजिन करो आपका नेक मतलब इनफंडिबुलम, और आपका शर्ट या फिर टी शर्ट का जो कॉलर है उसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरालिस। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये एडिनो हाइपोफाइसिस समझा रहेगा। एडिनो हाइपोफाइसिस के बाद में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे ये पास डिस्टालिस के बारे में। पास डिस्टालिस के अंदर बहुत सारे सेल्स है, कौन कौन से सेल्स है, क्या क्या सीक्रेट करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन नीड पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी पिट्यूटरी ग्लैंड का, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन से सेल्स है, क्या क्या फंक्शंस करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये। तो अगर आपने देखा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका जो पार्स डिस्टालिस रीजन दिख रहा है, ये पार्स डिस्टालिस है। अगर हम लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, इफ यू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको दो टाइप के सेल्स दिखेंगे। तो पहला तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल्स कैसे है, लार्ज है, और ये सिक्रेटरी सेल्स है, मतलब ये हार्मोन सिक्रेट करने का काम करेंगे। दूसरा अगर हम लोगों ने देखा क्रोमोफोब्स, क्रोमोफोर्स कैसे है, स्मॉल है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक अप द स्टेन, मतलब ये स्टेन नहीं लेंगे। क्रोमो मतलब कलर ना, फोब मतलब हेट, मतलब दीज आर द सेल्स
जो स्टेन नहीं लेंगे, लेकिन जो सेल स्टेन लेने वाले हैं उसको बोलते हैं क्रोमोफिल्स। तो क्रोमोफिल्स लार्ज सिक्रेटिंग सेल्स है, क्रोमोफोर्स स्मॉल नॉन सिक्रेटिंग सेल्स है, उसको रिजर्व सेल भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको गैमा सेल्स। और ये जो क्रोमोफोर्स है उससे क्या बनेगा क्रोमोफिल्स। मतलब क्रोमोफोर्स विल गिव राइज टू द क्रोमोफिल्स। तो ये क्रोमोफिल्स दिख रहा है, वो फिर से दो टाइप के सेल्स है, एसिडोफिल एंड बेसोफिल, आपको यहाँ पे दिख रहा है। acidophile and basophil. Acidophile are going to take acidic stain, जिसको अल्फा सेल भी बोलते हैं। जो 35% जो सेल्स है उसमें से 35% सेल्स है वह एसिडोफिल्स है। तो जो बचे हुए सेल्स है 15%, फॉर एग्जांपल क्रोमोफिल्स आर 50%, तो क्रोमोफोर्स भी कितना है 50% है। तो उसमें से 35% कौन फॉर्म करेंगे एसिडोफिल्स, तो बचा कितना 15%, वो कौन फॉर्म करेंगे बेसोफिल। बेसोफिल को बोलते हैं बीटा सेल्स, एंड ये क्या करेंगे बेसिक स्टेन लेंगे। एसिडोफिल का देखो फिर से दो टाइप है, ए सेल्स एंड बी सेल। ए सेल को बोलते हैं सोमैटोट्रॉप, और ये ऑरेंज जी करके स्टेन है, उससे स्टेन होते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ऑरेंज जी पॉजिटिव मतलब दे स्टेन विद ऑरेंज जी स्टेन। और ये सोमैटोट्रॉप्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा दूसरे सेल्स है बी सेल्स जिसको बोलते हैं मैमोट्रॉप्स, जो स्टेन होते हैं अजो कार्माइन स्टेन से। और ये प्रोड्यूस करेंगे मैमोट्रोपिन या फिर दूसरा हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन, या फिर उसको बोलते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ये अलग अलग नाम है, तो आप फिलहाल तो आप याद रखो मैमोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन कौन फॉर्म कर रहा है बी सेल्स और मैमोट्रोप। तो याद रखो क्रोमोफिल्स के दो टाइप, अल्फा सेल एंड बीटा सेल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। एसिडोफिल के दो टाइप सोमैटोट्रॉप और मैमोट्रॉप। सोमैटोट्रॉप का नाम क्या है ए सेल, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ग्रोथ हार्मोन। बी सेल्स का नाम क्या है मैमोट्रॉप, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं मैमोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन, नाम से ही पता चलता है। उसके अलावा बीटा सेल्स या फिर बेसोफिल है, उसके तीन टाइप है, कौन कौन से तीन टाइप है थायरोट्रॉप, गोनाडोट्रॉप, कॉर्टिकोट्रॉप। अभी जो थायरोट्रॉप है दे कैन स्टेन विथ अल्डिहाइड फ्यूशिन करके एक स्टेन है, उससे वो स्टेन होते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं टीएसएच और थायरोट्रोपिन। टीएसएच का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन आपको दिख रहा है ये बेसोफिल या फिर बीटा सेल्स का दूसरा टाइप है गोनाडोट्रॉप्स। ये गोनाडोट्रॉप क्या है, इट इज नॉट स्टेन विद अल्डिहाइड फ्यूजन, तो इट इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड फ्यूजन नेगेटिव। और ये दो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दो हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा दैट इज गोनाडोट्रॉप सेल्स। तीसरा जो है कॉर्टिकोट्रॉप्स, ये कॉर्टिकोट्रॉप क्या प्रोड्यूस करेगा हार्मोन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एसीटीएच का फुल फॉर्म है। और ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जाके काम करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। तो ये हिस्टोलॉजी पार्स डिस्टालिस के बारे में। तो क्या याद रखना है, दो सेल्स है क्रोमोफिल्स एंड क्रोमोफोर्स, दोनों भी 50-50% है। क्रोमोफिल्स में थे 35% एसिडोफिल है, 15% बेसोफिल है। एसिडोफिल का दो टाइप है सोमैटोट्रॉप एंड मैमोट्रॉप। सोमैटोट्रॉप विल प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, मैमोट्रॉप इज गोइंग टू प्रोड्यूस मैमोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन। बेसोफिल के तीन टाइप है थायरोट्रॉप, गोनाडोट्रॉप एंड कॉर्टिकोट्रॉप। थायरोट्रॉप इज गोइंग टू प्रोड्यूस टीएसएच, गोनाडोट्रॉप क्या प्रोड्यूस करेंगे एफएच और एलएच, कॉर्टिकोट्रॉप क्या प्रोड्यूस करेगा एसीटीएच। तो ये हुआ हिस्टोलॉजी। ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, राइट। सो न्यूरोहाइपोफाइसिस हैज थ्री डिफरेंट पार्ट। कौन कौन सा पार्ट है देखो, आपको पहला जो है पार्स नर्वोसा और पार्स नर्वस दिख रहा है, ये नर्वोसा, दिस इज अ पार्स नर्वोसा या फिर न्यूरल लोब बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉक है, जो स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिबुलम। और यहाँ पे देखो ये जो सोलन पोर्शन हाइपोथैलेमस का, उसको बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। सो आई जस्ट राइट डाउन ओवर हियर एम ई, एम ई स्टैंड फॉर मीडियन एमिनेंस। तो ये है मीडियन एमिनेंस, राइट। और ये मीडियन एमिनेंस किसका पार्ट है हाइपोथैलेमस का, ये सोलन पोर्शन है। उसके अलावा इनफंडिबुलम दिख रहा है, इनफंडिबुलम इज अ स्टॉक, दिस इज इनफंडिबुलम। और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा, दिस इज आल्सो नोन एज पार्स नर्वस और न्यूरल लोब, या फिर दूसरा नाम है उसका पार्स नर्वोसा।
ओके। और ये पार्स नर्वोसा के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स है न्यूरोहाइपोफाइसिस के, वो रिलीज होते हैं। तो अगर आपने देखा पार्स नर्वोसा कैसा है, लार्ज है, और यहाँ पे क्या है दिख रहा है, यहाँ पे एक्सॉन है। ये किसके एक्सॉन है? दिस इज द एक्सॉन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो ये क्या है? एक्सॉन्स है। यहाँ पे दिख रहा है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है तो हाइपोथैलेमस में, बराबर। उसका एक्सॉन आपको किधर दिख रहा है? इनफंडिबुलम में। और ये लास्ट पार्ट है, ये किधर है? ये है पार्स नर्वोसा में। तो ये पार्स नर्वोसा में ये जो लास्ट पार्ट है ना, इसका टर्मिनल एंड, ये है ना ऐसे फूक जाएंगे। ओके। तो उसको बोलते हैं हेरिंग बॉडीज। टर्मिनल एंड है ये जो है, सपोज अगर ये टर्मिनल एंड है, ये जाके ये क्या हो रहे हैं? ऐसे स्वेल हो रहे हैं या फिर फूग रहे हैं। उसको बोलते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हेरिंग बॉडीज। और ये हेरिंग बॉडीज क्या रिलीज करें? न्यूरो हार्मोन। उसके अलावा आपने इसके बीच में ये इनफंडिबुलम दिख रहा है, और एक है ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन, उसके बीच में ना ऐसे छोटे छोटे स्टार शेप सेल्स दिखते हैं। ओके। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, जो स्टार शेप सेल्स है, उसको बोलते हैं पिट्यूसाइट्स। तो ये पिट्यूसाइट्स भी किधर है? दे आर लोकेटेड इन पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा में आपको क्या रखना, याद रखना है? लार्जर लोब है। इसके अंदर क्या है? एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। एक्सॉन्स का टर्मिनल एंड देखो, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हेरिंग बॉडीज। उसके अलावा एक्सॉन के बीच बीच में देर आर व्हाट? पिट्यूसाइट्स आर प्रेजेंट। देखो यहाँ पे लिखा है पिट्यूसाइट्स। इनफंडिबुलम स्टॉक है, स्टॉक में से क्या जा रहा है? एक्सोनिक फाइबर जा रहा है। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आपको दिख रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ऐसे दो डिफरेंट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। तो जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है वो रिलीज करे, और दैट इज ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा। और ये ऑक्सीटोसिन देखो यहाँ पे रिलीज हो रहा है पार्स नर्वोसा में। पैरावेंट्रिकुलर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये भी क्या रिलीज कर रहा है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये भी किधर रिलीज हो रहा है? पार्स नर्वोसा में। अल्टीमेटली ये जो हार्मोन्स है, ये हाइपोथैलेमस का जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है वो सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये रिलीज कहाँ पे हो रहा है? पार्स नर्वोसा में। वहां पे देखो देर इज हाइपो, दिस इज हाइपोफिशियल पोर्टल वेन है, और ये पोर्टल वेन के यहाँ पे क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे और ब्लड में आ जाएंगे। तो ये था न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स। तो पहले एडिनोहाइपोफाइसिस का हॉर्मोन्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, और जो हॉर्मोन है पार्स इंटरमीडिया का। तो पहला हार्मोन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो आइदर यू कैन कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, या फिर आप बोल सकते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है? नाम से ही पता चलता है ग्रोथ करेगा। किसका ग्रोथ करेगा? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब आपके बोन का ग्रोथ करेगा, मसल का ग्रोथ करेगा। उसके बाद में क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ऐसे बहुत सारा काम करेगा। ओके। तो देखो, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द टिश्यू। सभी टिश्यू का क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। कैसे? बाय एसेलरेटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा? एसेलरेट कराएगा। एसेलरेट करेगा मतलब क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, और उसके वजह से सेल डिवीजन होगा। तो बोन्स का भी ग्रोथ प्रमोट कर रहा है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, उसका सबसे हाईएस्ट लेवल है जो कभी होता है? जब भी प्यूबर्टी में आप रहोगे। प्यूबर्टी मतलब जहां पे जो स्टेज है, फ्रॉम चाइल्ड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द मैच्योर वन। तो चाइल्ड टू मैच्योरिटी का बीच का जो फेज है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का होता है, और आपका सबसे ज्यादा ग्रोथ वहां पे दिखता है। लेकिन उसके बाद में इसका सिक्रेशन थोड़ा कंपैरेटिवली लो हो जाएगा, और कंटिन्यूसली सिक्रेटेड पूरे, मतलब पूरे जिंदगी भर ये सिक्रेट होगा। क्यों सिक्रेट होगा? टू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टिश्यू और सेल्स। तो लास्ट स्टेटमेंट देखो क्या है? कंटिन्यूसली सिक्रेटेड। कौन? ग्रोथ हार्मोन। क्यों? फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टिश्यू और सेल्स। तो ये हुआ उसका जनरल फंक्शंस। हम लोगों ने किया है, दैट इज अगर हार्मोन्स का क्वांटिटी थोड़ा भी बहुत या फिर थोड़ा भी कम हो गया, तो आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो क्या क्या है देखो,
तो जो ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स है एक तो दो वजह से दिखेंगे, एक तो है हाइपोसिक्रीशन या फिर हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन। तो सपोज अगर आप बच्चे हैं और आपके चाइल्डहुड में अगर सिक्रीशन कम हुआ ग्रोथ हार्मोन का, देन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एक छोटा बौना आदमी, तो ये जो बौनापन है दैट इज डॉर्फिज्म बोलते हैं उसको, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, जिसके आपका जो हाइट है वो बहुत ही कम रहेगा, तो उसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, जो किसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो ये बौनापन है उसमें भी दो फिर से टाइप है, कुछ है मेंटली नॉर्मल रहते हैं उसको बोलते हैं लॉरेन ड्वार्फ, और जो मेंटली एबनॉर्मल है उसको बोलते हैं फ्रोलिक ड्वार्फ। अगर आप के अडल्ट में इसका सिक्रेशन लो हो गया, मतलब अगर नॉर्मल, अगर सपोज मैं अडल्ट हूं और मेरे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू सफर फ्रॉम साइमन डिसीज। अब ये साइमन डिसीज में क्या होता है, बहुत सारा सिम्टम्स दिखता है प्री मैच्योर एजिंग का। एजिंग मतलब क्या है, बुढ़ापापन। मतलब जैसे आप बूढ़े होने लगोगे तो वैसे क्या होता है, सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाता है, बराबर। मतलब आपके फेस पे झुर्रियां आ जाएंगी या फिर व्रिंकल्स आ जाएंगे, आपके बाल ग्रे हो जाएंगे। तो ये कभी होगा 35-40 ईयर्स के बाद में ये सब प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन अगर उससे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये किसका सिम्टम्स हो सकता है, साइमंड डिसीज का सिम्टम्स हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्री मैच्योर एजिंग होता है। मतलब मैच्योरिटी वो एजिंग का एज आने से पहले ही आपका एज बढ़ने के जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है हाइपोसिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन में क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन मतलब लो, हाई सिक्रेशन, हाइपर मतलब हाई, बराबर कि नहीं। तो अगर बचपन में ज्यादा सिक्रेशन हुआ तो आपका हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, एक्सेसिव हाइट, ओवर ग्रोथ हो जाएगा, उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। क्या बोलते हैं उसको, जाइजेंटिज्म। तो जहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाएगा, एबनॉर्मल हाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर आपको अडल्ट स्टेज में ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, देन यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड एज एक्रोमेगाली। दिख रहा है यहाँ पे एक्रोमेगाली। आपको पता है, अगर आप WWF देखते रहेंगे वहां पे खली दिखता है, तो खली इज सफरिंग फ्रॉम एक्रोमेगाली, उसको ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो, जो फेस है या फिर ग्रोथ है वो डिसअप्रोप्रिएट हो जाएगा, प्रॉपरली होगा नहीं। डिसफिगरमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ द बोन्स होगा। मतलब जो फेशियल बोन्स है, लोअर जॉ के बोन्स है, हैंड फीट के बोन है, दिख रहा है यहाँ पे, तो लोअर जॉ एक्सटेंड हो जाएगा, गोरिल्ला जैसे दिखने लगेगा आदमी, तो उसको बोलते हैं गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, एक्रोमेगाली को बोलते हैं। तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं, एक्रोमेगाली, जहां पे आपका बोन्स का एक्सेसिव ग्रोथ हो सकता है, आपका जो शेप है बॉडी का वो चेंज हो सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये हुए डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। तो ये पहला हार्मोन था। तो दूसरा हार्मोन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये है थायरोट्रोपिन, या फिर उसका दूसरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी ये जो थायरोट्रोपिन है या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये अगेन क्या है, क्या होता है, देखो हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर TRH रिसेप्टर है, उनको ये मैसेज आएगा। उसके बाद में ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, TSH। TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके किधर काम करेगा, आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, और थायराइड ग्लैंड से बाद में हार्मोन्स रिलीज होंगे, उसको कलेक्टिवली बोलते हैं थायरॉक्सिन। अगर ये TSH नहीं सीक्रेट हुआ तो आपके बॉडी में थायरॉक्सिन भी सीक्रेट नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है, ये TSH के वजह से यहाँ पे मैसेज आएगा थायराइड ग्लैंड के बाद, और उसके बाद में सिक्रीशन। अगर यही मैसेज रुक गया तो आपका थायराइड ग्लैंड इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, एंड देयर विल बी डी जनरेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है वो डी जनरेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उधर से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, वो डी जनरेट हो जाएगा।
अगर टीएसएच लेवल बढ़ेगा तो आपका थायराइड ग्लैंड ज्यादा स्टिमुलेट होगा और आपके बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको एक डिसीज होगा हाइपर सिक्रीशन के वजह से, उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या बोलना है उसको? हाइपर थायरॉयडिज्म। तो ये था सेकेंड हार्मोन। तो जो थर्ड हार्मोन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं एसीटीएच। दूसरा नाम है उसका कॉर्टिकोट्रोपिन। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस वो रिलीज कर रहा है सीआरएफ, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, या फिर उसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एसीटीएच। एसीटीएच अभी जाके एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड जो लोकेटेड है ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर लोकेटेड है, तो उसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, दूसरा नाम है। और बाद में एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। तो इज वन ऑफ द हार्मोन इज कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल क्या करेगा, एक तो डायरेक्ट मैसेज भेजेगा, अगर कॉर्टिसोल का क्वांटिटी बढ़ गया तो ये मैसेज भेजेगा आइदर हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो अगर हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीआरएच या फिर सीआरएफ है उसका सिक्रीशन रुक जाएगा, इसका सिक्रीशन रुक गया तो एसीटीएच का सिक्रीशन रुक जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हार्मोन्स का लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। तो अगर एक का लेवल बढ़ गया तो दूसरे का लेवल कम हो जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा वैसे ये मैसेज भेजेगा हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ सीआरएफ और एसीडीएच, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हाइपर सिक्रेशन, अगर ज्यादा सिक्रेशन हुआ, अगर ज्यादा सिक्रेशन किसका, एसीटीएच का हुआ, तो ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ज्यादा काम करेगा और उसमें से मोर अमाउंट ऑफ हार्मोन्स विल बी रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, और उससे डिसीज होगा कुशिंग डिसीज, जो है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसीटीएच। ये क्या करेगा, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट है मेडुला। तो ये जो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है उसका ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगा, तो ज्यादा कॉर्टिसोल सिक्रेट होगा और उसका फिर साइड इफेक्ट दिखेगा। अगर कम सिक्रेशन हुआ तो क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड है वो फेल होगा, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू सिक्रेट द हॉर्मोन्स। तो ये था थर्ड हार्मोन के बारे में। जो फोर्थ हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन, या फिर उसका नाम है ल्यूटियोट्रोपिन या फिर ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या फिर मैमोट्रोपिन, ये एक के ही अलग अलग नाम है। तो ये प्रोलैक्टिन है, इसको कंट्रोल करने वाला है इनिबिटरी फैक्टर। आपको दिख रहा है यहाँ पे देर इज प्रोलैक्टिन इनिबिटरी फैक्टर और इनिबिटरी हार्मोन, जो क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को इनिबिट करेगा सिक्रेशन, मतलब प्रोलैक्टिन को कंट्रोल कर रहा है प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग फैक्टर एंड विच इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अभी क्या होगा, जब भी ये बेबी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ब्रेस्ट जो है या फिर मैमरी ग्लैंड जो है उसको हेल्प करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। मतलब ये जो मिल्क सिक्रीशन हो रहा है या फिर मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, तो ये किसके वजह से हो रहा है, प्रोलैक्टिन। तो जब भी बेबी फीड करना स्टार्ट करेगा मैमरी ग्लैंड के ऊपर, तभी क्या होगा, ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ब्रेस्ट को एक्टिवेट करेगा और प्रेगनेंसी के टाइम भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए या फिर मैमरी ग्लैंड का ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा। तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो डेवलप कर रहा है मैमरी ग्लैंड को, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मैमोट्रोपिन। ये मिल्क स्टिमुलेट भी, मिल्क प्रोडक्शन या फिर सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो देखो क्या क्या नाम है, एक तो आप उसको बोल सकते हैं मैमोट्रोपिन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं ल्यूट्रोट्रोपिन, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज प्रोलैक्टिन। मैमोट्रोपिन क्यों, बिकॉज ये डेवलप करेगा मैमरी ग्लैंड को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दूसरा नाम है एक लैक्टोजेनिक हार्मोन, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क from the mammary gland. So stimulate the milk production and secretion by mammary gland after the child birth, मतलब बच्चे का बर्थ होने के बाद
तो उसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक। जेनिक मतलब सिंथेसिस। तो यहाँ पे है ये फोर्थ हार्मोन के बारे में। तो यहाँ पे देखो, ये जो मिल्क सिक्रीशन हो रहा है वो प्रोलैक्टिन के वजह से हो रहा है, लेकिन मिल्क जो बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट हार्मोन के बारे में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है गोनाडोट्रोपिन। नाम से ही पता चलता है, गोनाडो मतलब दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन गोनेड्स। गोनेड्स क्या है? टेस्टिस एंड ओवरी। ओवरी फीमेल गोनाड है, टेस्टी क्या है? टेस्टिस इज मेल गोनाड। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो दोनों सेक्स में दिखता है, मतलब मेल में भी दिखेगा, फीमेल में भी दिखेगा। तो फीमेल में ये क्या करेगा? ओवरी को स्टिमुलेट करेगा। दिख रहा है यहाँ पे ओवरी का जर्मानल एपिथेलियम है, उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा टू फॉर्म द ओवेरियन फॉलिकल। आपको दिख रहा है डिफरेंट स्टेज है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। पहला है प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल फॉर्म करेगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करेगा सेकेंडरी फॉलिकल। अंदर की तरफ आपको दिख रहा है ये oocyte है, मतलब ओवम है। ये प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करेगा ग्राफिन फॉलिकल। तो ये जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस दिख रहे हैं ग्राफिन फॉलिकल या फिर ओवेरियन फॉलिकल के, ये किसके वजह से होगा? एफएसएच के वजह से। और ये एफएसएच क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ ओवम के लिए, ये जो ओवम डेवलप हो रहा है अंदर की तरफ दिख रहा है हर एक फॉलिकल के अंदर, सेंटर में देखो, ये भी किसके वजह से हो रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वजह से। ये हुआ फीमेल में। मेल में ये करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको दिख रहा है ये मेल का टेस्टिस का सेक्शन है। अगर टेस्टिस का सेक्शन दे लिया तो यहाँ पे दिख रहा है स्पेरिकल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डेवलपमेंट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हेल्प भी करेगा। तो ये था फिफ्थ हार्मोन का पहला टाइप। ओके, गोनाडोट्रोपिन का देयर आर थ्री मेन टाइप। वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेल में भी दिखेगा फीमेल में भी दिखेगा। जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसे काम करता है? देखो, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब आफ्टर एवरी 28 डेज फीमेल में क्या होता है? ब्लीडिंग होता है वजाइना से। तो 28 डेज के बाद ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो अगर आपने देखा ये 28 साइकिल में ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे ओवरीज में। तो फीमेल में जब भी ये साइकिल का 14 डे आएगा, 14 मतलब 14, 14वां दिन, तभी क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आपने देखा पहला है प्राइमोडियल फॉलिकल, जिससे बना प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ने दिया सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कभी? ऑन 14 डे। तो ये 14 डे ये रप्चर करेगा और यहाँ पे दिख रहा है ओवम रिलीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन का जो जिम्मेदारी है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? फीमेल में ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करेगा। ओव्यूलेशन होता है क्या? बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा फीमेल में ऑन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये एग रिलीज हो जाएगा ओवरी से। एग रिलीज होके जाएगा किधर? फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद में यूटेरस में। फेलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म रहेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आपको याद क्या रखना है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल responsible for ovulation. Ovulation is rupturing of Graafian follicle to release or to discharge the ovum. तो ये हुआ सेकेंड हार्मोन। तो एफएसएच एंड एलएच दोनों भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। एलएच क्या करेगा? रप्चर करेगा ग्राफिन फॉलिकल को। ये रप्चर करने के बाद में दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर का जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन। ये ग्राफिन फॉलिकल है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये ओवम फर्टिलाइज होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा और ये प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे देखो ये है रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है,
ये किसके ऊपर एक्ट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, उससे रिलीज होगा एफएसएच एंड एलएच। एलएच के बारे में हम लोग डिस्कस किया, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एलएच क्या करेगा, एलएच इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। ओके, एफएसएच क्या करेगा, गैमेट प्रोडक्शन, दोनों भी मेल एंड फीमेल में। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ये एलएच के वजह से क्या हो रहा है, एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस स्टेरॉइड एंड पेप्टाइड हार्मोन। तो ये हार्मोन का लेवल अगर बढ़ गया तो फिर से हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज जाएगा। तो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद में गोनाडोट्रोपिन का ही एक लास्ट हार्मोन है। जैसे फीमेल में एलएच होता है वैसे मेल में रहता है आईसीएसएच। आईसीएसएच का फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेल में टेस्टिस के ऊपर काम करेगा। तो टेस्टिस में देखो देयर आर सेल्स दिख रहा है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में देयर आर सेल्स कॉल्ड एज लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। तो ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करने का या फिर इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा, आईसीएसएच। तो ये टेस्टिस में से भी कौन से सेल को स्टिमुलेट करेंगे, लेडिक सेल्स को। और उसमें से एक एंड्रोजन, एक स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, उसके अलावा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। मतलब मेल में जो डीप वॉइस है, मुस्टैच आएगा या फिर बियर्ड आएगा, उसका जो लैरिंग्स है वो डेवलप हो जाएगा, जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये सब किसके वजह से होगा, टेस्टोस्टेरोन के वजह से हो रहा है। तो ये हो गए 5 हार्मोन टोटल। के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स में। तो आपको पता है यहाँ पे जो पार्स नर्वोसा है, ये पार्स नर्वोसा स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, हार्मोन्स। कौन रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस। आपको दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स किधर लोकेटेड है, एक तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में है, दूसरा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में है। और ये जो कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे ये पार्स नर्वोसा में जाके स्टोर हो जाएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू रिलीज द हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन इधर से आएगा सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से, एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन देखो, ऑक्सीटोसिन कैसे होता है, अगेन जैसे मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीटोसिन विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये ऑक्सीटोसिन किधर आएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड में से किधर जाएगा, टारगेट सेल। जितना ज्यादा रिस्पॉन्स उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन। तो याद रखो, रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। मतलब क्या, ज्यादा रिस्पॉन्स तो ज्यादा सिक्रीशन। ओके, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव। आपके बॉडी में बहुत ही ऐसे कम एग्जांपल है जो पॉजिटिव फीडबैक के हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज दैट इज सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जब भी बर्थ होगा, जब भी बेबी का डिलीवरी होगा, तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम इज मसल लेयर ऑफ द यूटेरस। तो यूटेरस के मसल के ऊपर ये मायोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करेगा ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन। तो जितना ज्यादा यूटेरस स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स उतना, जितना ज्यादा स्टिमुलस उतना ज्यादा रिस्पॉन्स। तो उसके वजह से इसका, ये किसका एग्जांपल है, दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। याद रखो, अगर एक का क्वांटिटी बढ़ गया, जितना रिस्पॉन्स बढ़ेगा, जितना मायोमेट्रियम स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। वैसे ही ये क्या करेगा, मिल्क बाहर रिलीज करने के लिए भी हेल्प करेगा ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जब भी मदर है बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, तो बेबी जैसे ही सकल करेगा, सकल करेगा मतलब जब भी वो क्या करेगा, मिल्क पीने के लिए स्टार्ट करेगा, तभी ये सकलिंग इंपल्स है, ये जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो जितना ज्यादा सकल करेगा उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और ये ऑक्सीटोसिन किसके ऊपर एक्ट करेगा, it is going to act on mammary gland to release or to eject the milk। तो ये मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व है, याद रखो। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ द मिल्क।
वेराज ऑक्सीटोसिन है वो है मिल्क इजेक्शन के लिए, मिल्क बाहर आने के लिए हेल्प करेगा। तो ये दो हॉर्मोन्स है, दैट इज द फर्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। दूसरा हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, एंटी इज अगेंस्ट, अगेंस्ट द डाइल्यूट यूरिन, मतलब ये डाइल्यूट यूरिन के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा। हाँ, तो दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। तो क्या होता है, सपोज जब भी आप डिहाइड्रेशन होगा आपके बॉडी में वाटर का क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो ये स्टिमुलेट कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीसीटी एंड सीडी। डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में से वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में वाटर का कंटेंट विल बी, व्हाट यू कैन से, आपके बॉडी में जो कंटेंट है वाटर का वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये रीअब्जॉर्प्शन के वजह से वाटर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा। ओके, एंड क्या होगा, आपका यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, डिक्रीजेस लॉस ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग द यूरिन क्वांटिटी। मतलब बेसिकली आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बना रहा है, कैसे, वाटर को एब्जॉर्ब करके। तो ये है फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ये एक रोल है। दूसरा रोल क्या है, आपका ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप हो गया तो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब जो किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन करने का काम करेगा। तो उसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखेगा। तो दैट्स वाई उसका अनदर नेम है वैसोप्रेसिन। तो देखो दो रोल है, एक तो ब्लड कंस्ट्रिक्शन, दैट इज ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन। दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी। सपोज अगर ये इसका डेफिशिएंसी है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, तो क्या हो जाएगा, इतना वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा आपके किडनी में से। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा आपके यूरिन में से, एंड देन यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम अ कंडीशन, एक डिसीज या फिर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। अगर एडीएच नहीं है तो आपका ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा, ज्यादा वाटर लॉस होगा यूरिन में से, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। अगर यूरिन में से ज्यादा वाटर लॉस हुआ तो क्या होगा, आपको ज्यादा थर्स्ट लगेगा, इट इज कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया। याद रखो, increased urine formation is called as polyuria and increased thirst is known as polydipsia। ये सिम्टम्स है, किसके सिम्टम्स है, डायबिटीज इंसिपिडस के। तो ये हुआ सेकेंड हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया। तो आपको दिख रहा है ये पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया क्या मैंने डिस्कस किया था, नैरो क्लेफ्ट है, नैरो गैप है, किसके बीच में, डिस्टालिस एंड पार्स नर्वोसा के बीच में। और ये पार्स इंटरमीडिया इट इज नॉट वेल डेवलप इन द ह्यूमन बीइंग, बट इट इज गोइंग टू सीक्रेट, ये क्या सीक्रेट कर रहा है, हार्मोन जिसका नाम है एमएसएच। एमएसएच स्टैंड फॉर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट्स आर द स्किन पिगमेंट सेल्स। मतलब क्या करेगा, इसका रोल देखो नाम से ही पता चलता है, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। तो स्टिमुलेट द डिस्पर्शन ऑफ मेलानिन ग्रैन्यूल्स। आपके स्किन के अंदर जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट का नाम है मेलानिन। और ये मेलानिन जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, ये कौन करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये रिस्पॉन्सिबल है स्किन पिगमेंटेशन के लिए। तो ये था अपना लास्ट हार्मोन्स, दैट इज हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया। तो ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के सब एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका हिस्टोलॉजी, उसके बाद में उसके हॉर्मोन्स। तो ऑफ कोर्स ये टॉपिक या फिर ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली उसका कंटेंट भी इतना था, और ईच एंड एवरी हार्मोन सिखाने के लिए उतना टाइम तो जाएगा ही। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। बहुत सारे डायग्राम मैंने यूज किए हैं, बहुत सो दैट आपको इजीली समझ में आएगा। कुछ कुछ पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, कुछ एडिशनल पार्ट है जो आपको नीट के लिए यूज होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग डायग्राम ओरिएंटेड लेक्चर्स या फिर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, और ये वीडियो को शेयर भी करो। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।